दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंस ट्रैप बाय डेविड रॉबसन बुक के बारे में। अलख एक साधारण सा ऑफिस गोइंग बंदा था। एक दिन उसकी नज़र एक किताब पर गई, द इंटेलिजेंस ट्रैप। अलख ने सोचा, चलो इसे ट्राई करते हैं, शायद लाइफ में कुछ अलग देखने को मिले। अलख ने किताब पढ़ना शुरू किया और पहले पन्ने पर लिखा था, इंटेलिजेंस डज नॉट इक्वेट टू विजडम। इसे पढ़कर अलख थोड़ा चौंका। उसे लगा, इतनी पढ़ाई लिखाई करके हम समझदार बनते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस और विजडम एक ही चीज़ नहीं है। अलख को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने हमेशा माना था कि इंटेलिजेंस ही सब कुछ है। वो स्कूल और कॉलेज के दिनों में टॉप करता था और ऑफिस में भी उसे स्मार्ट और क्विक थिंकर का टैग मिला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे उसने आगे पढ़ा, उसे समझ आया कि रॉबसन कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। रॉबसन का कहना था कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही काफ़ी नहीं है। कई बार इंटेलिजेंस हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है। ये बात अलख को अंदर तक हिला गई। उसने कई बार अपने दोस्तों और फैमिली से सुना था, तुम्हें सब पता है, इसलिए तुम्हारे डिसीजन तो परफेक्ट होंगे। लेकिन सच कहूँ तो कई बार अलख खुद को फंसा हुआ महसूस करता था। उसके डिसीजन बहुत तेज़ी से और लॉजिक बेस्ड होते थे, पर शायद हमेशा सही नहीं। अलख को एक किस्सा याद आ गया। कुछ महीने पहले ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था और उसे लीडर के तौर पर चुना गया था। उसने तुरंत अपनी स्किल्स को लेकर एक स्ट्रैटेजी बना ली और सोच लिया कि टीम को कैसे हैंडल करना है। उसने खुद को लेकर इतना कॉन्फिडेंट फील किया कि किसी से सलाह तक नहीं ली। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होते होते उसे एहसास हुआ कि उसने कई छोटी छोटी गलतियां की। एक दो बार टीम में किसी ने सजेशन भी दिया, पर उसने सोचा, मुझे सब आता है, ये लोग क्या ही नया बताएंगे। और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई डिटेल्स मिस हो गई। रिजल्ट अच्छा तो आया, लेकिन उतना एक्सेप्शनल नहीं जितना वो चाहता था। उस वक्त वो खुद को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ गलती हुई। रॉबसन का वो फास्ट कार वाला एनालॉजी उसके दिमाग में गूंजने लगा। इंटेलिजेंस फास्ट कार की तरह है, पर उसे कंट्रोल करने के लिए विजडम चाहिए। अलख को महसूस हुआ कि उसकी फास्ट कार यानी उसकी इंटेलिजेंस तो थी, पर शायद वो कंट्रोल खो बैठा था। अलख ने महसूस किया कि अक्सर वह खुद को साबित करने के चक्कर में अपनी ही जजमेंट पर सवाल नहीं उठाता। उसी रात अलख ने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा, अब से सिर्फ स्मार्ट बनने के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि विजडम कैसे हासिल की जाए उस पर ध्यान दूंगा। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि अब वो हर बार अपनी ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लेगा। अलख को एक और घटना याद आई। उसकी बचपन की दोस्त निधि हमेशा कहती थी, यार अलख, तुम्हारा माइंड इतना तेज चलता है, लेकिन कई बार तुम सिर्फ लॉजिक में फंस जाते हो। तब उसे निधि की बातें समझ नहीं आती थी, पर अब उसे समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती थी। उसने सोचा, शायद वही विजडम थी जो निधि देख रही थी और मैं नहीं। अगले दिन अलख ने ऑफिस में जाते ही खुद से एक चैलेंज रखा। उसने अपने काम में एक नया अप्रोच अपनाने का फैसला किया। वो पहले से हर एक डिटेल पर गौर करेगा और अगर किसी का सजेशन आएगा तो उसे इग्नोर नहीं करेगा। उसने अपनी टीम के साथ मीटिंग की और सबकी राय लेने की कोशिश की, भले ही कुछ राय उसकी अपनी सोच से अलग हो। धीरे धीरे अलख को एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। अब वो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस पर नहीं, बल्कि दूसरों की राय और अपनी सोच को बैलेंस करने पर ध्यान दे रहा था। अलख के लिए ये जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। उसने पहले चैप्टर से एक बड़ी बात सीखी थी, सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही काफ़ी नहीं। सही और समझदारी भरे डिसीजन लेने के लिए खुद को हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ी डी ओछा रखना ज़रूरी है। उसने इस आदत पर कुछ काम करना शुरू किया, लेकिन किताब का अगला चैप्टर पढ़ते ही एक नई चुनौती उसके सामने आ गई। ये था द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। रॉबसन का कहना था कि बहुत से इंटेलिजेंट लोग अर्न्ड डॉगमेटिज्म के शिकार हो जाते हैं। अलख को एकदम समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसने किताब में ध्यान से पढ़ा तो समझ में आया कि अर्न्ड डॉगमेटिज्म का मतलब है जब कोई इंसान अपनी नॉलेज या एक्सपर्टीज़ की वजह से अपने विचारों में इतना पक्का हो जाता है कि नए आइडियाज़ को सुनने या सीखने का मन ही नहीं करता। वो ये मान लेता है कि उसे सब पता है और उसे दूसरों की सलाह की ज़रूरत नहीं।
अलख को अपने पुराने कई फैसले और बातचीत याद आ गए, जब उसने इसी वजह से लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया था। उसके ऑफिस का एक साथी मयंक, जो कि बहुत ही मेहनती और इनोवेटिव था, अक्सर अलख को नए तरीके से काम करने की सलाह देता, लेकिन अलख हमेशा उसकी बातों को ये सोचकर नज़रअंदाज कर देता कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे ज़्यादा पता है। उसे अब समझ में आ रहा था कि शायद मयंक की सलाह सुनने से वो कई बार बेहतर डिसीजन ले सकता था। किताब पढ़ते हुए अलख ने खुद से एक और सवाल किया, क्या मैं भी इसी ट्रैप में फंसा हूँ? उसे जवाब में धीरे धीरे समझ आने लगा कि हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। उसकी इंटेलिजेंस उसे ये भरोसा दिला देती है कि उसे सब पता है। वो दूसरों के आइडियाज़ को ध्यान से सुनता ही नहीं। अलख ने सोचा, शायद यही इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की कमी है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का मतलब है कि हमें ये मानना होगा कि हमारे पास सब कुछ नहीं आता, हमें दूसरों से भी सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अलख ने सोचा कि अगर वो सही मायनों में ये बदलाव अपने अंदर लाना चाहता है तो उसे सबसे पहले इस आदत को तोड़ना होगा। उसे दूसरों के विचारों को भी वैल्यू देनी होगी। अगले दिन ऑफिस में अलख ने पहली बार मयंक की सलाह सुनने की कोशिश की। मयंक ने एक नया तरीका सुझाया जिससे उनके प्रोजेक्ट का आउटपुट बेहतर हो सकता था। अलख का मन पहले तो उसे इग्नोर करने का था, लेकिन उसने खुद से कहा, ये वही अर्न्ड डॉगमेटिज्म है। अलख, खुद को बदलो। उसने मयंक की बात ध्यान से सुनी और उसे एक चांस देने का फैसला किया। शुरुआत में अलख को कुछ अजीब लगा, क्योंकि अब वो खुद फैसले नहीं ले रहा था, बल्कि टीम के सुझावों को भी वैल्यू दे रहा था। कुछ दिन बीतते ही उसे इस बदलाव का असर दिखने लगा। मयंक का नया तरीका वाकई असरदार साबित हो रहा था और प्रोजेक्ट की क्वालिटी में निखार आ रहा था। अलख को एहसास हुआ कि ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ही थी जिसने उसे और उसकी टीम को एक बेहतर रिजल्ट तक पहुंचने में मदद की। अलख की लाइफ में इस बदलाव का असर सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहा। उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया कि अब वो उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और अपनी राय थोपने की बजाय दूसरों की राय पर भी गौर करता है। उसका एक बचपन का दोस्त करण, जो अक्सर उसे नई किताबें पढ़ने की सलाह देता था, इस बार अलख को कुछ और किताबें सजेस्ट कर रहा था। अलख ने पहली बार करण की सलाह को खुले दिल से अपनाया और नई किताबें पढ़ना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद अलख के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, जिसमें उसे टीम के साथ मिलकर एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना था। पहले के अलख के लिए यह आसान होता, वो बस अपने दिमाग की तेजी से डिसीजन ले लेता और टीम को वही फॉलो करने कहता। पर इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट किया कि वो अपने अपने आइडियाज़ शेयर करें। उसने देखा कि जब वो सभी की बातों को ध्यान से सुनता है तो कई नए और बेहतरीन आइडियाज़ निकल कर सामने आते हैं। एक टीम मेंबर प्रिया ने एक ऐसे एंगल से प्रॉब्लम को देखा जो अलख ने कभी सोचा ही नहीं था। अलख अब खुद को सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि ओपन भी महसूस कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये ह्यूमिलिटी, ये ओपननेस उसे न केवल बेहतर डिसीजन मेकर बना रही है बल्कि एक बेहतर इंसान भी। उसने नोटिस किया कि अब वो कम जजमेंटल है और लोगों की बातों को लेकर पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इस जर्नी में अलख का सामना कई बार ऐसे चैलेंज से हुआ जहां उसे अपने पुराने ओवर कॉन्फिडेंट वर्जन से लड़ना पड़ा। कई बार पुराने अलख की तरह सोचने का मन करता, लेकिन उसे याद रहता कि सिर्फ इंटेलिजेंस ही सब कुछ नहीं है। विजडम, ओपननेस और इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी भी उतने ही ज़रूरी हैं। एक दिन अलख ने मयंक को लंच पर बुलाया। उसने मयंक से अपने दिल की बात कही, यार मयंक, मुझे पहले समझ नहीं आता था कि मेन अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से मिसयूज़ कर रहा था। मुझे ये लगता था कि मुझे सब पता है, लेकिन असल में मुझे समझ में आ रहा है कि ये ह्यूमिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। मयंक ने हंसते हुए कहा, अलख, यही असली सीख है। जब हम खुद को ओपन रखते हैं तो हमें लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम एक अच्छे लीडर बन रहे हो। अलख को इस जर्नी में कई बार अपने ओल्ड हैबिट्स से लड़ना पड़ा, लेकिन हर बार उसने इस लेसन को याद रखा कि असली ताकत ओपननेस में होती है। अलख ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जिसमें एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का जिक्र था, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेटेड रीजनिंग।
अलख को पहले तो समझ में नहीं आया कि यह मोटिवेटेड रीजनिंग क्या होती है। किताब में कुछ और पढ़ते ही उसे धीरे धीरे इसका मतलब समझ में आने लगा। रॉबसन ने बताया कि मोटिवेटेड रीजनिंग एक ऐसी मानसिकता है जहां लोग अपनी बिलीफ्स या विचारों को सही साबित करने के लिए दलीलें देते रहते हैं, चाहे वो सही हों या नहीं। अलख को ये काफ़ी चौंकाने वाला लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है। उसने महसूस किया कि ये चीज़ काफ़ी हद तक उसके जीवन में भी मौजूद है। कई बार वो सिर्फ अपनी ही सोच को सही मानते हुए उसी दिशा में रीजनिंग करता था, भले ही सही या गलत का पूरा विश्लेषण न हो। अलख को याद आया कि ऑफिस के पिछले प्रोजेक्ट में भी जब किसी ने उसकी स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाया था तो उसने कितनी जोर से उस स्ट्रैटेजी को डिफेंड किया था। उसे याद आया कि उसने मयंक से कहा था, ये स्ट्रैटेजी सबसे सही है क्योंकि मैंने हर पहलू को ध्यान में रखकर बनाई है। पर हकीकत में उसने सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के लिए वो दलीलें दी थीं, बजाय इसके कि वो निष्पक्ष तरीके से बाकी विकल्पों पर भी गौर करे। अब अलख को समझ में आ रहा था कि शायद वही मोटिवेटेड रीजनिंग थी, अपनी सोच के हिसाब से ही चीज़ों को देखना और उसी को सही मानना। रॉबसन ने किताब में लिखा था कि इस कॉग्निटिव बायस को तोड़ने का एक तरीका ये है कि हम अपनी असम्पशंस को बार बार सवालों के कटघरे में खड़ा करें। अलख ने सोचा, अगर मैं हर बार अपनी ही सोच को सही मानकर रीजनिंग करता रहूंगा तो कैसे बेहतर डिसीजन ले पाऊंगा। उसने समझ लिया कि मोटिवेटेड रीजनिंग उसे अच्छे फैसले लेने से रोकती है। इससे निपटने के लिए अलख ने अपनी टीम के साथ एक नई स्ट्रैटेजी अपनाने का फैसला किया। उसने एक मीटिंग बुलाई और टीम को बताया कि अब से हर एक प्रोजेक्ट के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में डेविल्स एडवोकेट अप्रोच को अपनाएंगे। इसका मतलब ये था कि हर बार कोई एक व्यक्ति उन विचारों को चैलेंज करेगा जो टीम में लिए गए हैं, ताकि सबका नजरिया खुले और कोई भी एक ही सोच में न फंसे। इस नई अप्रोच का असर मीटिंग में साफ दिखने लगा। जब भी अलख अपनी किसी स्ट्रैटेजी को पेश करता तो मयंक या प्रिया एक अलग नजरिया सामने लाते। अलख ने महसूस किया कि पहले वो शायद इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अब वो सबकी बातों को खुलकर सुन रहा था और अपने विचारों को भी फिर से सोचने की कोशिश कर रहा था। इस नई सोच की वजह से उसकी टीम में भी एक ओपननेस आ रही थी और सब लोग बेझिझक अपनी राय रख रहे थे। अलख को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि जब वो अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए तैयार होता है तब वो सही मायने में ग्रो कर रहा होता है। उसे अब समझ में आने लगा था कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं, उस इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हम अपनी सोच पर भी सवाल उठाने के लिए तैयार हों। उसने देखा कि इस नए तरीके से उसकी टीम के डिसीजन और भी मजबूत हो रहे थे, क्योंकि हर किसी के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा रहा था। एक दिन अलख के ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था, जहां उसे अपने प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी और रिजल्ट्स को सीनियर मैनेजमेंट के सामने पेश करना था। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर सारी तैयारी की, लेकिन प्रेजेंटेशन से ठीक पहले उसने अपनी टीम से कहा, चलो अब इस स्ट्रैटेजी को फिर से चैलेंज करते हैं, क्या इसमें कोई कमी हो सकती है। टीम के कुछ लोग पहले थोड़े झिझक गए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में इतना कम समय बचा था, लेकिन अलख ने सबको खुलकर अपनी राय देने को कहा। मयंक ने फिर कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए, जिससे अलख को कुछ बदलाव करने की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने फटाफट कुछ सुधार किए और जब प्रेजेंटेशन का वक्त आया तो अलख ने न सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत तरीके से पेश किया, बल्कि उसे उन सवालों का भी जवाब देने में आसानी हुई जो सीनियर मैनेजमेंट ने पूछे थे। प्रेजेंटेशन के बाद अलख को सीनियर मैनेजमेंट से काफ़ी सराहना मिली, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अलख को अंदर से एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि अपनी सोच को बार बार चैलेंज करना, उस पर सवाल उठाना वाकई एक बेहतरीन अनुभव है। ये न केवल उसके फैसलों को बेहतर बना रहा था, बल्कि उसे एक जिम्मेदार और निष्पक्ष लीडर भी बना रहा था। अलख को अब समझ में आ चुका था कि मोटिवेटेड रीजनिंग एक बहुत गहरी और सटल चीज़ है। इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय में ये हमारे विचारों और फैसलों को बहुत प्रभावित कर सकती है। उसने खुद से एक वादा किया कि वो अब से हर बार अपनी सोच पर सवाल उठाएगा और अपने विचारों के प्रति निष्पक्ष रहेगा। अलख की इस बदलाव की जर्नी ने न केवल उसे एक बेहतर लीडर बनाया, बल्कि उसने ये भी सीखा कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी खुद की सोच पर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है
और अपनी टीम को भी खुले दिल से सुनता है। अलख के लिए हर चैप्टर एक नया लेसन लेकर आ रहा था और हर नए लेसन के साथ उसकी सोच में गहराई बढ़ती जा रही थी। जब उसने अगले चैप्टर संगठित बुद्धिमत्ता पर व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता को पढ़ना शुरू किया तो उसे एक और महत्वपूर्ण पहलू समझ में आया। इस चैप्टर में रॉबसन ने बताया था कि कैसे एक ग्रुप की कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी सामूहिक बुद्धिमानी अक्सर एक अकेले इंटेलिजेंट इंसान से ज़्यादा असरदार साबित होती है। अलख को यह विचार कुछ अजीब लगा क्योंकि उसने हमेशा ये माना था कि स्मार्ट लोग ही बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, पर रॉबसन का तर्क उसकी सोच को चुनौती दे रहा था। रॉबसन ने लिखा था कि जब टीम में डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं और सबको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है तो रिजल्ट बेहतर होते हैं। ये सोचते हुए अलख को अपने ऑफिस की कई मीटिंग्स याद आईं जहां कुछ लोग ही बोलते थे जबकि बाकी टीम मेंबर्स या तो चुप रहते थे या उनकी राय को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी। उसने महसूस किया कि उसकी टीम में भी यही दिक्कत थी। एक दो लोग ही अपनी राय रखते थे और बाकी लोग बस सहमति में सिर हिलाते थे। अलख को लगा कि शायद वो भी इसमें एक भूमिका निभा रहा था क्योंकि कई बार वो खुद ही सबसे ज़्यादा बोलता था और बाकी लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देता था। अलख ने सोचा कि अगर उसे इस लेसन को सही से अपनाना है तो उसे अपनी लीडरशिप स्टाइल में बदलाव लाना होगा। उसने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग रखी, लेकिन इस बार वो मीटिंग का फॉर्मेट कुछ अलग था। उसने शुरुआत में ही सबको बता दिया कि आज की मीटिंग में वो खुद कम से कम बोलेगा और टीम के हर सदस्य को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। उसने सबको इनकरेज किया कि वो बिना हिचकिचाए अपनी बात कहें। शुरुआत में टीम के कुछ लोग थोड़े अनकंफर्टेबल थे क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी कि वो खुलकर अपनी राय रखें, लेकिन अलख ने धीरे धीरे सबको अपनी बात रखने के लिए इनकरेज किया। उसे महसूस हुआ कि जब सभी टीम मेंबर्स अपनी अपनी राय रखते हैं तो बातचीत में एक नया डेप्थ आता है। मीटिंग के दौरान उसने गौर किया कि उसकी टीम में एक जूनियर मेंबर स्नेहा ने एक ऐसा पॉइंट उठाया जो अलख की सोच में था ही नहीं। उसने देखा कि स्नेहा की सोच बहुत अलग थी और उसके विचारों में एक नया दृष्टिकोण था जो शायद अलख अकेले कभी सोच नहीं पाता। अलख को एहसास हुआ कि डाइवर्स टीम में हर किसी का अलग अलग अनुभव और पर्सपेक्टिव होता है और जब सब मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं तो कई बार ऐसा सॉल्यूशन निकलता है जो शायद अकेले अलख या किसी और ने सोचा भी नहीं होता। अलख ने इस बदलाव का असर बहुत जल्दी महसूस किया। उसने देखा कि टीम में एक अलग तरह की एनर्जी आ रही है। अब लोग अपने आइडियाज़ लेकर आते थे और खुलकर डिस्कशन में हिस्सा लेते थे। अलख ने नोटिस किया कि जब सब लोग अपनी राय रख रहे होते हैं तो उनमें एक तरह की ओनरशिप और एंथुजियाज्म भी आ जाती है। इस नए अप्रोच का एक और बड़ा फ़ायदा अलख ने देखा। पहले जब टीम में कुछ गलतियां होती थीं तो वो अकेले उन पर वर्क करता था, लेकिन अब जब हर किसी की राय से डिसीजन लिया जा रहा था तो अगर कुछ गलती होती थी तो सब मिलकर उसका सॉल्यूशन भी निकालते थे। इसका मतलब ये था कि प्रोजेक्ट्स का ओवरऑल क्वालिटी भी सुधर रहा था और लोगों में एक टीम के तौर पर काम करने का जज्बा भी बढ़ रहा था। एक दिन अलख ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी टीम के एक पुराने प्रोजेक्ट पर सभी से फीडबैक मांगा, ये जानने के लिए कि अगर कुछ अलग तरीके से किया जाता तो उसका क्या असर होता। स्नेहा और मयंक ने अपने विचारों को खुलकर सामने रखा और अलख ने देखा कि उसमें कई नए पॉइंट्स थे जो पहले की प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। अलख को एहसास हुआ कि ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस ही थी जो उसे पहले से बेहतर बना रही थी। अलख को अब समझ में आ रहा था कि लीडर के तौर पर उसका काम सिर्फ अपना नज़रिया थोपना नहीं, बल्कि टीम के हर सदस्य की राय को एक साथ लाकर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना है। वो खुद को अब सिर्फ सबसे स्मार्ट दिखाने के बजाय टीम के हर सदस्य की राय को महत्व देने लगा था। उसने महसूस किया कि यही असली लीडरशिप होती है। धीरे धीरे अलख की टीम के माहौल में बड़ा बदलाव आ गया। अब टीम में सिर्फ एक दो लोग ही नहीं बल्कि सबकी इक्वल कंट्रीब्यूशन थी। अलख को समझ में आ गया था कि एक असली स्मार्ट टीम वो होती है जहां हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है और हर किसी का आइडिया काउंट करता है। अलख के लिए यह किताब एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जिसमें हर चैप्टर एक नए अनुभव और सीख का दरवाज़ा खोल रहा था। जब उसने अगले चैप्टर डेवलपिंग ए ग्रोथ माइंडसेट पर पढ़ना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि यह कॉन्सेप्ट उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कितनी अहमियत रखता है।
रॉबसन ने इस चैप्टर में एक ग्रोथ माइंडसेट की ताकत को समझाया था। इसका मतलब था कि हमें यह यकीन रखना चाहिए कि हमारी क्षमताएं स्थायी नहीं होती। हम मेहनत, धैर्य और सही प्रैक्टिस के जरिए अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकते हैं। अलक को लगा कि अक्सर वो अपने बारे में यह सोच बैठता है कि मुझे ये नहीं आता या ये मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ उसे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का पूरा मौका मिल सकता था। रॉबसन ने ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए कुछ खास स्ट्रैटेजीज की भी सलाह दी थी, जैसे कि स्पेस्ड लर्निंग, क्यूरियोसिटी और डिलिबरेट प्रैक्टिस। अलक ने सोचा कि वो इन स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखेगा। उसने खुद से वादा किया कि वो इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। अगले ही दिन अलक ने ऑफिस में अपने काम करने के तरीके को कुछ बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उसने स्पेस्ड लर्निंग पर ध्यान दिया। पहले वो काम करते समय एक ही चीज को घंटों तक करता रहता था, जब तक कि वो उसे पूरी तरह समझ न ले। लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को समय समय पर दोहराएगा, ताकि वो लंबे समय तक उसे याद रख सके और बेहतर तरीके से समझ सके। उसने देखा कि इस अप्रोच से उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो रही थी और काम का बोझ भी कम महसूस हो रहा था। दूसरी चीज जो अलक ने अपने काम में शामिल की वह थी क्यूरियोसिटी। उसने खुद को यह सीखने के लिए प्रेरित किया कि वो हर नए काम को एक अवसर की तरह देखे और यह सोचे कि उससे उसे क्या नया सीखने को मिल सकता है। एक दिन ऑफिस में उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उसे कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना था जिनके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। पहले तो अलक कुछ घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यही उसका ग्रोथ माइंडसेट टेस्ट करने का मौका है। उसने टूल्स के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया, अपने सहकर्मियों से सवाल पूछे और धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा ने उसे नए स्किल्स सिखाने में मदद की। अलक ने देखा कि इस क्यूरियोसिटी के चलते वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझने लगा था। उसे पहले ये लगता था कि किसी टॉपिक में उसे जो पता है वही काफ़ी है, लेकिन अब वो हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करता। उसे महसूस हुआ कि जब वो क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करता है तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा खुला महसूस करता है और वो बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है। तीसरी स्ट्रैटेजी जो अलक ने अपनाई वो थी डिलिबरेट प्रैक्टिस। रॉबसन ने लिखा था कि कोई भी स्किल तभी परफेक्ट होती है जब हम उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हैं। अलक को याद आया कि जब वो नया नया लीडर बना था तो प्रेजेंटेशन देने में बहुत घबराता था, लेकिन अब उसने तय किया कि वो अपनी इस कमी पर काम करेगा। अलक ने हर हफ्ते खुद को एक टारगेट दिया कि वो छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस की प्रैक्टिस करेगा। पहले उसने अपनी टीम के सामने प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसने सीनियर मैनेजमेंट के सामने भी अपनी स्किल्स को टेस्ट करना शुरू किया। इस डिलिबरेट प्रैक्टिस का असर ये हुआ कि कुछ ही समय में उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत सुधार आ गया था। अब वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रख पाता था और उसकी टीम भी उसकी इस मेहनत से काफ़ी प्रभावित हुई थी। अलक को अब ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब समझ में आ रहा था। उसने सीखा कि गलतियों से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का एक हिस्सा समझना चाहिए। पहले अगर वो कोई गलती करता था तो उसे अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस होता था, लेकिन अब उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया था। उसे समझ में आया कि गलतियां न सिर्फ हमें हमारे कमज़ोर पहलुओं से अवगत कराती हैं, बल्कि वो हमें यह भी दिखाती हैं कि हम किस तरह से और बेहतर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।